स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए ई श्रम पेंशन योजना 2026 को और मजबूत बना दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। ई श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या आप बनवाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 24 जनवरी 2026 से भारत में यूपीआई इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाना है। हाल के वर्षों में यूपीआई लेन देन तेजी से बढ़े हैं, जिसके साथ धोखाधड़ी, तकनीकी गड़बड़ियां और सर्वर ओवरलोड जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। नए नियमों के तहत यूजर्स को ट्रांजैक्शन लिमिट, ऑटो पे सेटिंग्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रमाणीकरण की जरूरत पड़ सकती है, जिससे फर्जी ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2026 में मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त करने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस वीडियो में विस्तार से बताई गई है। भारत सरकार वर्तमान में 25 लाख नए कनेक्शन दे रही है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और हर महीने 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला पात्र है, बशर्ते उसके नाम पर पहले से कोई गैस कनेक्शन न हो। विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच उम्मीद जगा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगाई, बेरोजगारी और सीमित आय के कारण कठिन जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। हालांकि अभी तक इस राशि को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि सरकार पेंशन राशि में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार लंबे समय से है। जनवरी 2026 बीत जाने के बाद भी वेतन संशोधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार इस देरी का असर न सिर्फ कर्मचारियों पर, बल्कि आने वाले वर्षों में सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसी बीच कर्मचारी दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़ों का प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके आधार पर जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता DA बढ़ने की संभावना है। पिछली बार जुलाई 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था और अब अगली DA समीक्षा तय समय पर होने की उम्मीद है। बजट 2026 को लेकर नौकरी पेशा वर्ग में इस बार खास उत्सुकता देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स से राहत की उम्मीद है। इसी बीच टैक्स विशेषज्ञों की ओर से यह सुझाव सामने आया है कि सरकार 30% टैक्स स्लैब की सीमा में बड़ा बदलाव कर सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों सैलरीड लोगों की जेब में साल के अंत में ज्यादा पैसा बच सकता है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा, स्नातक/डिप्लोमा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 रुपये दिए जाते हैं और यह राशि कोर्स की पूरी अवधि के लिए मिलती है, ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर हो सकें।
यह अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की पहल है जिसका लक्ष्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता में सुधार करना है और यह 18 राज्यों में लागू है। भागलपुर का सुल्तानगंज अब जल्द ही उज्जैन के महाकाल लोक और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह भव्य रूप में नजर आएगा। लंबे समय से भूमि विवाद में उलझी यह महत्वाकांक्षी योजना अब प्रशासन और रेलवे के बीच हुए भूमि आदान प्रदान के निर्णय के बाद गति पकड़ने जा रही है। गंगा तट पर प्रस्तावित शिव कॉरिडोर, धर्मशाला और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जिस जमीन की जरूरत थी वह रेलवे के अधीन थी। इस कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की 12वीं पर गुरुवार को ऐतिहासिक और भव्य महाभोज का आयोजन किया गया है। यह महाभोज अपनी भव्यता और परंपरा के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोजन में करीब 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। भोज में ब्राह्मणों को चांदी की थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच और बिस्किट दान में दिए जा रहे हैं। भोज की तैयारी शाही अंदाज में की गई है। कहीं बाल्टियों में दही रखा गया है तो कहीं बड़े बड़े टब में गुलाब जामुन भरे गए हैं। करीब 5 लाख मिठाइयां खास तौर पर इस आयोजन के लिए तैयार की गई हैं। 56 भोग, पारंपरिक मिथिला व्यंजन और 10 से 12 तरह की मिठाइयों से मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। पटना को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की कतार में खड़ा करने के लिए नगर निगम ने एक बेहद अनोखी और प्रभावी पहल शुरू की है। नगर शत्रु, गंदगी फैलाने वाले को चिन्हित कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक करने के बाद अब निगम शहर के असली हीरो यानी नगर मित्र की तलाश में है। अगर आप अपने मोहल्ले की सफाई को लेकर जागरूक हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास न केवल अपने इलाके को चमकाने का मौका है बल्कि पूरे शहर के सामने एक रोल मॉडल बनने का भी अवसर है। बिहार में जल परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गेम चेंजर प्लान निनी अब अपने छात्रों को पारंपरिक लकड़ी की नावों की जगह फाइबर प्लास्टिक यानी FRP नावों के निर्माण की ट्रेनिंग देगा। इस साल के अंत तक इसकी शुरुआत होने की संभावना है। संस्थान इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इस पहल से न सिर्फ नाव निर्माण सस्ता होगा बल्कि जल परिवहन को मजबूत आधार भी मिलेगा। बिहार में शहरी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार ने व्यावसायिक भवनों के निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में उपलब्ध भूमि के 70% हिस्से पर व्यावसायिक भवन बनाए जा सकेंगे। पहले यह सीमा सिर्फ 40% तक थी। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस फैसले के बाद जमीन का अधिकतम और व्यावहारिक उपयोग संभव हो सकेगा, जिससे शहरी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। बुधवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नाम में गांधी लगाने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। राहुल गांधी की जीवन शैली और विचार महात्मा गांधी के आदर्शों से मेल नहीं खाते। तेज प्रताप ने सवाल किया कि गांधी के अपमान की चिंता राहुल गांधी को क्यों है। पहले यह देखा जाना चाहिए कि खुद कौन गांधी के विचारों को कितना जी रहा है। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध करते हुए कहा है कि वे बिहार भवन नहीं बनने देंगे। इसके जवाब में जदयू और भाजपा ने दोनों दलों पर तीखा हमला बोला है और चेताया है कि हुल्लड़बाजी छोड़कर शांत रहें, क्योंकि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। बिहार सरकार की इस प्रोजेक्ट ने अब स्थानीय राजनीति और केंद्र राज्य व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बिहार में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और कोल्ड डे के लंबे दौर के बाद अब मौसम ने राहत भरी करवट ले ली है। आसमान साफ है, सुबह से धूप खिल रही है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। IMD ने साफ संकेत दिया है कि 28 जनवरी तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी फिलहाल बिहार को ठंड और कोहरे के साथ साथ बरसात की चिंता से भी राहत मिल चुकी है।
पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र अंचल अंतर्गत काठपुल मंदिरी चिनाकोटी रोड को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। आसपास की 2 अन्य गलियों को भी साफ सफाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत बुड़को द्वारा सड़क के पक्कीकरण का काम भी होगा। शहर के केंद्रीय इलाके में स्थित यह गली लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में थी और खटाल गली के नाम से पहचानी जाती थी। यहाँ गाय, भैंस समेत अन्य पशुओं को बांधा जाता था, जबकि ठेले, खोमचे और अस्थायी कब्जों के कारण आम लोगों का आने जाने में परेशानी होती थी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दानापुर के सगुना मोड़ स्थित कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ऑनपरेटर की कुर्सी पर बैठकर स्वयं शिकायतें सुनी। सिन्हा ने बताया कि शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अब 9 से 10 हजार तक पहुंच गई है। उन्होंने फुटेज और डेटा की जांच का आदेश दिया, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यह कॉल सेंटर जन शिकायत पोर्टल से जुड़ा है। वैशाली जिले ने किसान पंजीकरण महाअभियान में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में जिले ने अंतिम दिन 11,332 सहित कुल 1,42,681 किसानों का पंजीकरण किया। इस अभियान में ई-केवाईसी और पीएम किसान पंजीकरण भी शामिल थे, जिससे किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया गया। यह सफलता डोर टू डोर पहुंच, तकनीक के उपयोग और महिला भागीदारी का परिणाम है, जो अन्य जिलों के लिए एक मॉडल बन गया है। भोजपुर जिला शाहाबाद अंचल के 1790 से 1874 तक के ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक अभिलेखों को डिजिटल कर रहा है। 314 दुर्लभ वॉल्यूम बिहार राज्य अभिलेखागार को सौंपे गए हैं। यह पहल इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए अमूल्य धरोहर साबित होगी। इसमें 1857 की क्रांति और बाबू वीर कुंवर सिंह से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का भी विवरण है, जिससे क्षेत्रीय इतिहास को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में समृद्ध यात्रा के दौरान घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे और सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार तेजी से विकास कर रहा है और गरीबी समाप्त कर विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने 201.83 करोड़ की 71 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। अरवल जिले के बैंकों ने पुराने एनपीए ऋणों के लिए वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 5 साल से अधिक पुराने ऋणों के एकमुश्त भुगतान पर 20 से 40% तक की छूट मिलेगी। किसान और छोटे कर्जदार 31 मार्च तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें आरण चुकाने में काफी सहूलियत मिलेगी। झारखंड में टेकलाल दास, मोगीश और दयामन भगत जैसे जमीनी नायक बिना किसी स्वार्थ के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये लोग कोडरमा, लोहरदगा और लातेहार में सैकड़ों युवाओं को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा संसाधनों के अभाव में देश सेवा से वंचित न रहे, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान मिल सके। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा के दौरान पहनी गई जैकेट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने 2.76 लाख की जैकेट को गरीब जनता से धोखा बताया, जबकि जामुमो ने इसे भाजपा की जातिवादी मानसिकता करार दिया। जामुमो का कहना है कि भाजपा निवेश के बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यह विवाद राज्य की राजनीति में तल्खी बढ़ा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर पक्ष विपक्ष में तर्क घड़े जा रहे हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की भागीदारी पर विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने राज्य के विकास प्रयासों की सराहना की। उन्होंने झारखंड सरकार से मिल रहे सहयोग को अनुकूल बताते हुए वैश्विक निवेशकों से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रांची के ईटकी में एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित कर रहा है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड सरकार 205 करोड़ की लागत से 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट BPHU स्थापित कर रही है। यह पहल राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त और जन केंद्रित बनाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी, जिससे जांच, उपचार और रोग निगरानी में सुधार होगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 19 से 21 जनवरी 2026 तक हाइड्रो पावर परियोजनाओं की भू इंजीनियरिंग चुनौतियों पर 3 दिवसीय कार्यकारी विकास कार्यक्रम ईडीपी आयोजित किया। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में देश भर से पेशेवरों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की संभावनाएं प्रस्तुत की। उनके संतुलित और सकारात्मक संबोधन की इंटरनेट मीडिया पर खूब सराहना हुई। यूजर्स ने उनके भाषण की तुलना राहुल गांधी के विदेशी बयानों से करते हुए सोरेन के दृष्टिकोण को देश और राज्य के हित में बताया। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त सेकंड एसी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। 23 जनवरी को भुवनेश्वर से और 24 जनवरी को नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में यह कोच जोड़ा जाएगा। इससे सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने महिला उद्यमिता पैनल में राज्य के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बोकारो में गारमेंट प्रशिक्षण से महिलाएं सफल उद्यमी बनी हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। यह मॉडल वैश्विक प्रेरणा है। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड के महुआवा में नई चीनी मिल के लिए 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने इस परियोजना को गति दी है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे चकिया, पीपरा और कल्याणपुर के गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।